हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो जैसे कि मैं हूँ साइंस वाली टीचर और हम कर रहे थे क्लास 9th के लेसन फोर्स को, मतलब फिजिक्स का जो टॉपिक है साइंस का, हम लोग कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें हमारा सेकेंड लॉ का थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन हो चुका था, या मतलब थ्योरी मैंने बता दी थी आपको कि किस तरह से आपका जो भी चेंज इन आपका जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, या कोई भी अनबैलेंस फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या था, मोमेंटम था कि अगर किसी बॉडी का कोई मास है और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोमेंटम में है। ठीक है, तो उसके मोमेंटम में चेंज क्या स्टेट करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स है, जितनी देर तक अनबैलेंस फोर्स लगती रहेगी उतनी देर तक उसका मोमेंटम क्या होते रहेगा, चेंज होता रहेगा। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही वो मोशन होता रहेगा। सो दैट वाज फॉर प्रीवियस वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास क्या है, m है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास a, इसका मास क्या है, m है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इधर को, ये है हमारे पास v वेलोसिटी से ये हमारा मूव कर रहा है। ऑलराइट, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होती है। ठीक है, u से मूव कर रहा है, और ये क्या है, u अगर मूव कर रहा है मोशन में है तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो लेट सपोज कि जब फाइनल किसी t टाइम पर इसकी कितनी वेलोसिटी थी, v, किस पर, किसी t टाइम पर ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या, किसी t टाइम पर इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन जब इसका हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मोशन में क्यों है, क्योंकि इस पर कोई क्या लग रही होगी, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही होगी। क्या लग रही होगी, कोई कांस्टेंट फोर्स इस पर लग रही होगी। ठीक है, क्या लग रही होगी, कोई कांस्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रही होगी जिसका मास m है। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी रही होगी u, और किसी t टाइम पर अगर हमने मेजर की तो उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास v। तो इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। क्या होता है मोमेंटम हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियली इसका मोमेंटम जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी और मास होगा ना, तो लेट सपोज कि इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, p1, क्योंकि हम मोमेंटम को p से दिखाते हैं, स्मॉल p से दिखा रहे हैं यहाँ पर आपकी बुक में, तो हम भी स्मॉल p से दिखाएंगे। तो p1 क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम, मतलब स्टार्टिंग का मोमेंटम है। तो मास तो सेम रहेगा बट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इनिशियली u1। ठीक है, क्या होगी वेलोसिटी हमारी, u1 वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये 1 है यहाँ पर। और इसी तरह से इसका फाइनल जो मोमेंटम होगा वो होगा mv। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारा u1 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा u और v लिया है ना हमने, तो इसीलिए वो राइट भी नहीं हो रहा था आई थिंक। ठीक है, तो इनिशियल क्या है हमारे पास, p इक्वल्स टू m u, और फाइनल क्या होगा हमारा, फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा, p इक्वल टू एम वी। अब हमने क्या निकालना है, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमारा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम को लेट सपोज हम कैपिटल P से दिखा देते हैं। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम में तो dp/dt से इसको हम दिखाते हैं। बड़ी क्लासेस में आप इस तरह से दिखाओगे, बट यहाँ पर आपकी बुक में ये लैंग्वेज की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, लैंग्वेज की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। लिखा है ना, देखो द चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है द चेंज इन मोमेंटम। और इसको दिखाया कैसे जाता है, चेंज को टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो रहा होता तो उससे d/dt ऑफ p। ठीक है, ये हमारा क्या, चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। अब हमने बोला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम हमारा क्या था mv, और इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है mu। अब इन दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास v माइनस u, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कितना होता है रेट, ये तो चेंज इन मोमेंटम था। ठीक है, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जो ये आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये हमारा क्या है, सिंपल सा, अभी इसको हम t नहीं लेते हैं। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम t नहीं लेंगे अभी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया p, चेंज इन मोमेंटम है तो इसको हम dp ले लेते हैं चेंज को, या सिंपल सा p2 माइनस p1 की वैल्यू है ये हमारी mv माइनस u। अब
अब हमारा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, रेट बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। तो ये था हमारा आंसर m इंटू वी माइनस यू और डिवाइड कर दिया t से, ठीक है। अब देखो आपको पता है आपने प्रीवियस आपके जब आपने ये पढ़ा होगा आपका एसेलरेशन, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने v माइनस यू अपॉन टी को लिखा होगा एसेलरेशन, क्या लिखा होगा, एसेलरेशन a, है ना। ये एरो का मतलब होता है कि इसको पूरे को टर्म को मैं a लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आपको दिखाती हूँ आपकी बुक में, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, अब हमने बोला सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स अप्लाइड के इक्वल होता है ना। तो फोर्स अप्लाइड के इक्वल हो गए, तो इस वाली टर्म को हमने फोर्स अप्लाइड के इक्वल लिख दिया m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है k। तो ये k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, k के साथ m मल्टीप्लाइड में है इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये वाला जो टर्म है ना आपका, इसको हमने लिख दिया a यहाँ पर, तो इसलिए ये हो गया k m a, ठीक है। जब ये था हमारे पास f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी था, है ना। तो f इज़ इक्वल्स टू, जब इक्वल टू आता है प्रोपोर्शनैलिटी हट के, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी साथ में होती है, तो ये हो जाएगा के एम, और इस वाली पूरी टर्म को मैंने बोला a, तो के एम ए, एफ इक्वल्स टू के एम ए हो गया, है ना। तो इसी तरह से f इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम ए होता है ना, इसीलिए जब हमारी k की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो f क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स एम ए। तो यहाँ से हमारा फोर्स का फॉर्मूला भी निकल कर आता है, मास इंटू एसेलरेशन वाला। तो आप बोलोगे कि f इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन वो कहाँ से होता है, वो इस वाले फॉर्मूले से होता है। जब हमारा क्या हो जाता है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू 1 हो जाती है, तब हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा f इक्वल टू एम ए हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया भी कि जो a है यहाँ पर वो क्या है, v माइनस यू अपॉन टी है। जो v माइनस यू अपॉन टी है इसको मैंने क्या बोला, a है, तो इन्होंने भी बोला है कि ये a है, और ये क्या है, एसेलरेशन है, जो कि हमारा विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज़ रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज़ का अगर चेंज है तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलराइट। और अपॉन में टाइम हो गया तो वो रेट हो गया उसका, आ रहा है समझ में, रेट हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं, तो ये रेट हो गया हमारा, टाइम आ गया अपॉन में, तो ये हो गया रेट हो गया ये कंडीशन। अगर मैं बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी तो v माइनस यू अपॉन टी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, एसेलरेशन होता है। और जो क्वांटिटी k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन भी किया है इसे। और इसकी जो SI यूनिट होती है मास और एसेलरेशन की, वो के मास की होती है kg, और एसेलरेशन की आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। और द यूनिट ऑफ फोर्सेस सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्स, और यूनिट कैसे ली जाती है कि जो कांस्टेंट k है ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, देखो k इक्वल टू 1 होता है। फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड। तो यहाँ से ना अगर आपको एग्जाम में आता है डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, या आपको 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अगर बोलते हैं तो आप कैसे बोलोगे, द 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेज एन एसेलरेशन ऑफ, कितना एसेलरेशन प्रोड्यूस करता है, that produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 1 kg मास है और 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो अगर चल रहा है तो वो हमारा क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। अगर आपको इसको और अच्छे से, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं रहता है जो अभी मैंने बोला, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, f इक्वल टू एम ए। क्वेश्चन में क्या बोला, 1 यूनिट बोला ना, इसको आप 1 रखोगे, और ये 1 आने की कंडीशन क्या है, ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। जब आप 1 इंटू 1 करोगे तभी तो 1 आएगा। तो ये हो गया 1 मतलब 1 kg, है ना, इंटू a मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया 1 यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर आपका आता है डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स तो आप बोलोगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 kilogram of mass and moving with, it is the product of an object which have 1 kg mass and moving with 1 meter per second acceleration। तो ये आपका 1 यूनिट ऑफ फोर्स की क्या होगी, डेफिनेशन होगी ये, ठीक है। तो यहीं पे से 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 1 kg, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो दस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, f इज इक्वल्स टू एम ए, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। और यही हमारा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप सिंपल सा क्या बोलते हो, न्यूटन भी बोलते हो, है ना। अगर आप बोलते हो ना फोर्स गिवन है आपको 10 न्यूटन, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन इसकी SI यूनिट है। और इसको कैसे दिखाते हैं, न्यूटन को कैपिटल N से दिखाते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स। तो सेकेंड लॉ से हमें क्या निकालना सीखा हमने, सेकेंड लॉ गिव्स अस द मेथड टू फाइंड फोर्स, गिव्स अस द मेथड टू कैलकुलेट या और मेजर, क्या मेजर करना सिखाता है सेकेंड लॉ, हमें फोर्स मेजर करना सिखाता है बाय द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से, f इज इक्वल्स टू एम ए। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या होता है, ये हमें फोर्स मेजर करना सिखाता है हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। ऑल राइट,
तो ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, हाँ वो ये एंड विच इज़ क्या होता है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट, किस का प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। देखो अगर आपको कोई भी डेफिनेशन लिखनी है तो बस आप उसका फॉर्मूला लिख लो, आप उसको लैंग्वेज में लिख लो। फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है, इसका जो भी आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको बोला जाता है सम। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको बोला जाता है डिफरेंस। और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आप डिवाइड करते हो किसी को, अगर जैसे इसका आंसर प्रोडक्ट होता है, इसका आंसर सम होता है, इसका आंसर डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपने यहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ओपन कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। अब इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, आई थिंक आपको पता होना चाहिए इतना। करते हो ना ऐसे, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होती है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होती है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और लास्ट में बच के आता है वो रिमाइंडर होता है। तो ये वाला होता है हमारा इसका आंसर, तो इसको क्या बोला जाता है, वही इसका आंसर होता है। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन ऑफ अवर डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो। आपने नोटिस किया होगा जब आप क्या करते हो, एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करते हो या कोई फील्डर फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ग्रेजुअली क्या करता है, मूव करता है, सो दैट कि अगर बॉल उसके हाथ में आए तो क्या हो, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसका मोमेंटम उसे कम फील होता है। ठीक है, तो मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू जीरो। जब आपने देखा होगा, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो, फोर्स और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, मतलब टाइम कम लोगे तो आपको फोर्स ज़्यादा महसूस होगी। आप अगर इसका टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स आपको क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, टाइम इंक्रीज़ कर दो आप किसी भी चीज़ का तो आपको फोर्स कम महसूस होगी। तो इसीलिए फील्डर क्या करता है, हाथों को पीछे कर लेता है सो दैट कि थोड़ा सा फोर्स क्या हो, कम लगे। Thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching fast moving ball is also reduced। तो जो हाथ में इम्पैक्ट पड़ेगा बॉल कैच करते वक्त, देखो इस तरह से है ना, ये अगर फील्डर है, ये कौन है, कोई भी फील्डर है, मैच तो हर कोई देखता है क्रिकेट मैच, तो जब बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को कैच करने के बाद थोड़ा सा ऐसे पीछे को लेके जाता है इस तरह से, है ना, देखो इधर को नीचे को लेके जा रहा है अपने हाथों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम इंक्रीज़ कर रहा है कैच का। ठीक है, कैच करने का टाइम क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो सो दैट कि इसको फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो, कम फील हो, फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो, इसे कम लगे, फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो, कम हो। ठीक है, इफ़ द बॉल इज़ स्टॉप्ड सडनली, अगर उसके हाथ में यहीं पे बॉल रुक जाए एकदम सडनली एक हाई वेलोसिटी के साथ, तो उसको क्या होगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लार्ज होगा, तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, जब वो होल्ड करेगा तो उसको क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, उसका पाम है ना, फील्डर का जो पाम है वो हर्ट हो सकता है। अब आपने देखा होगा जब हाई जंप्स वगैरह होते हैं तो हाई जंप्स में क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं ना उनको किस में फॉल कराया जाता है, या तो यहाँ पर इस तरह से अगर हाई जंप हो रही है लेट्स सपोज, तो जहाँ पर उन्होंने लैंड करना है उस सरफेस को या तो सैंड से भर देते हैं या वहाँ पर क्या रख देते हैं वो लोग, गद्दे वगैरह रख देते हैं, है ना, सैंड की बेड या फिर कुशन बेड, मतलब जिसमें रुई वगैरह हो, जिसमें जैसे आप लोग सोते हो तो अगर आप फर्श पे कूदोगे डायरेक्टली तो आपके पैर पे चोट लग सकती है। वहीं आप अगर गद्दों के ऊपर कूदोगे, जैसे बचपन में आप लोग खेल भी करते होगे, है ना, तो आप हाई उससे अगर कूदोगे तो आपको उतना हर्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना मत कभी, अननेसेसरीली कहीं से कूदना नहीं चाहिए, आपको हर्ट होगा ही होगा। बट ये है कि थोड़ा सा जो खतरनाक वाली चोट लगेगी उससे कम चोट लगती है। ठीक है, अब वो लोग तो एकदम क्या होते हैं, चैम्पियंस होते हैं, बट आप लोग चैम्पियंस नहीं हो तो आप लोग ऐसा मत करना, कूदना मत कहीं से भी, किसी ऊंची बिल्डिंग से या कहीं से, आपको बहुत खतरनाक वाली सीरियस वाली चोट लग सकती है। सो एक डिस्क्लेमर था। ठीक है, तो एथलीट आर मेड टू फॉल आइदर ऑन कुशन बेड या सैंड बेड। दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। तो वही है कि जब वो जंप करे तो टाइम ऑफ फॉल उसका रिड्यूस हो जाए, सो दैट क्या हो कि वो आसानी से क्या हो, बिना किसी चोट के वो आपका जंप कर ले। तो दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हुआ। हैंस द फोर्स ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे, अच्छा ठीक है, तो फोर्स भी कम हो जाती है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या था, क्रिकेट मैच वाला, क्रिकेट बॉल वाला, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्रिकेट वाला था। दूसरा था जो एथलीट है वो हाई जंप करता था, क्या करता था, हाई जंप करता था। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल है कि एक कराटे प्लेयर है जो कि हाथ से क्या करता है, टाइल्स को तोड़ता है या आइस के ब्लॉक को तोड़ता है एक सिंगल बो में, तो वो ऐसा कैसे करता है। ओके ठीक है, सिंगल वो तो यहाँ आई थिंक यहीं तक है ये हमारा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा
पहले ही यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। ओके, समझाते वक्त लिखा होगा शायद ये, कोई बात नहीं। तो हमने अभी ये वाला पढ़ना है, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमने अभी पढ़ना है। तो यस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट लॉ भी हमारा सेकंड लॉ में होता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर देखते हैं। हमें पता है F=ma होता है, अभी सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, F=m, a को ब्रेक कर दो, v - u/t कर दिया। अब इस t को ले जाओ आप इस तरफ f के साथ, तो जब f के साथ ले जाओगे तो हो जाएगा ft mv - mvu। अब अगर क्या हो जाए, आपका जो f है वो ज़ीरो हो जाए, अगर f जो है वो ज़ीरो हो जाए तब क्या होगा आपका, अब यहाँ पर ज़ीरो रख लो तो ये हो जाएगा 0 × t = mv - mu, है ना, ऐसा हो जाएगा कंडीशन। अब हमारा क्या होगा, सिर्फ f ज़ीरो नहीं, v को भी u के इक्वल आपने रखना है, तो ये हो जाएगा mu - mu, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, पूरा हमारा क्या हो जाएगा, वट एवर द टाइम इज़ टेकन। तो f की वैल्यू मतलब पूरी ओवरऑल ज़ीरो ही आने वाली है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। देखो अगर v और u इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से f ज़ीरो हो जाएगी हमारी किसी भी टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर देखो, अगर हम किसी टाइम t पर कोई चीज़ कंसिडर करते हैं, लेट सपोज कि देखो दैट इज़ व्हेन f = 0, v = u फॉर वट एवर टाइम t इज़ टेकन, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, u थ्रू आउट द टाइम t। इफ़ u इज़ ज़ीरो, अगर हमारा u ज़ीरो हो जाएगा तो v विल भी ज़ीरो, v भी ज़ीरो हो जाएगा अगर u ज़ीरो हो गया हमारा, ठीक है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो देखो हम पता है हमारा पहला लॉ क्या था, रेस्ट, मतलब इनर्शिया वाला था ना, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली अगर ज़ीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म, मतलब v और u इक्वल हो जाएगा, कि जो भी उसको इनिशियली फोर्स मिला वो उसी स्पीड से क्या करेगा, ट्रैवल करने लगेगा, तो वो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब, थ्रू आउट द टाइम। अगर हमारी u ज़ीरो हो जाएगी तो v हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो इस तरह से जो सेकंड लॉ होता है उसमें फर्स्ट लॉ भी हमारा कंटेंट होता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग, ठीक है। उसके मतलब पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, फिर हम लोग करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।